अभी भी इंजीनियर रशीद की जीत के ऊपर बवाल कट रहा है। ट्विटर के ऊपर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद वहीदुर रहमान परा का ट्वीट आया और उसके बाद बाकी लोगों ने भी ट्विटर पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए एक दूसरे के ऊपर। क्या कारण है कि इंजीनियर रशीद की जीत को लेकर दिल्ली बैठे पत्रकार भी परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी परेशान हैं। दिल्ली बैठे पत्रकारों को लग रहा है सेसेशनिज्म की जीत हो गई है, अलगाववाद की जीत हो गई है। अब घाटी के अंदर बहुत मुश्किल है, केंद्र सरकार को फौरन यूं करना चाहिए, केंद्र सरकार को फौरन ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही सब कहानियां आप लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद भी गाई थी। डराते रहे थे आप सुबह शाम, आतिशफिशां पहाड़ है, कभी भी फट सकता है, फट गया तो यूं होगा, फट गया तो ऐसे होगा, फट गया तो वैसे होगा। कोई आतिशफिशां फटा नहीं। और अब भी आप इंजीनियर रशीद की जीत को जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहरबानी करें ये काम जम्मू कश्मीर के हम पत्रकारों के ऊपर छोड़ दें। आप दिल्ली में बैठकर दिल्ली देखें, आपसे दिल्ली नहीं संभली पिछले 5 सालों में। आप केंद्र सरकार को लेकर एक लेख नहीं लिख पाए, आप नहीं बता पाए केंद्र सरकार की कमियां कमजोरियां आपने कतई नहीं गिनवाई। लेकिन जो ही जम्मू कश्मीर में कुछ परिवर्तन आता है, कोई बदलाव आता है, तो फौरन आपको उसके अंदर किसी तरीके से अलगाववाद घुसाना है, फौरन उसके अंदर किसी तरीके से सेपरेटिज्म घुसाना है और किसी तरीके से आपको एक नया कैरेक्टर तैयार करना है, जो नया कैरेक्टर अलगाववाद का नया चेहरा बने। ये कोशिशें आप लोग करते हैं। घाटी में अलगाववादियों को पैदा करने का काम किसने किया? 1980 के चुनाव में जो कुछ हुआ उसके नतीजे में अलगाववादी बने वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते और हलफ उठाते बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के आईन के ऊपर, और असेंबली के मेंबर बन जाते, एमएलए बन जाते। और ये बात भी समझिए, कितना भी कट्टरपंथी हो, जब वो भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बनता है और एक बार चुनाव जीतने के बाद जब वो एमएलए बन जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका वो जो कट्टरपंथी एटीट्यूड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड होता है और एक समय आता है वो ऐसी बातें करने लग जाता है, हैरान हो जाते हो ये हुआ क्या। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन आप करें क्या? आपके पास विलन फिलहाल कोई है नहीं, तो घाटी में कोई विलन तैयार करना है। इंजीनियर रशीद ने चुनाव क्यों जीता, इसका उल्लेख आप लोगों ने किया कि सेपरेटिज्म का वोट है, पत्थरबाजों का वोट है, इसका वोट है, उसका वोट है। पत्थरबाजों को क्या जम्मू कश्मीर में या भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है? जब जेल में बैठा हुआ एक आदमी चुनाव लड़ सकता है, जब जेल में रहा हुआ एक मुख्यमंत्री बाहर आकर चुनाव अभियान कर सकता है, तो क्या पत्थरबाज को हम भारत सरकार की कोशिशें क्या रही हैं? कोशिशें तो यही रही हैं ना जी, कि पत्थरबाज आए और ईवीएम का बटन दबाए, पत्थरबाज आए और चुनाव लड़े, चुनाव जीते। कोशिशें तो यही हैं। मेन स्ट्रीमिंग किसे कहते हैं? लेकिन नहीं, आपको एक विलन तैयार करना है। आपको किसी तरीके से बताना है कि भाई उमर अब्दुल्ला जो हारे हैं वो इन कारणों से नहीं हारे हैं कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला इसलिए हारे क्योंकि पत्थरबाजों ने उनको वोट नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला इसलिए हारे क्योंकि अलगाववादियों के जो समर्थक हैं उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? आप जरा इसको जरा गंभीरता के साथ सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जितने भी आंकलन आपके हैं, ये उस बुनियाद पर आपके आंकलन हैं कि आप ये समझते हैं कि घाटी में हर आदमी अलगाववादी है, और अगर उमर अब्दुल्ला नहीं जीतते तो इसका मतलब यह कि अलगाववादियों ने उमर अब्दुल्ला को वोट नहीं दिया। अगर वो देते तो उमर अब्दुल्ला जीत जाते। यानी अब आइए कट टू पार्ट 2, उमर अब्दुल्ला चुनाव जीत जाते तो क्या कहानी गाते आप, क्या कहते आप? तब आप कैलकुलेट नहीं करते कि पत्थरबाजों के वोट कितने थे, अलगाववादियों के वोट कितने थे, फलाना का वोट कितना था, ढमकाना का वोट कितना, तब नहीं गिनते आप। लेकिन इंजीनियर रशीद ने जीता तो आप परेशान हैं। आरोप जब भारत की राजनीति में सबके ऊपर लगते रहते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं। आतंकवादियों के साथ सांठगांठ करने के आरोप लगते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप लगते हैं। लेकिन लोग कोर्टों में जाते हैं, केस लड़ते हैं, बरी हो जाते हैं और उसके बाद राजनीतिक जीवन में अपनी राजनीतिक जिंदगी जीते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे कैरेक्टर नहीं है जो कैरेक्टर आतंकवादी रहे, उसके बाद बंदूक छोड़ी और मेन स्ट्रीम में आए और चुनाव लड़े, एमएलए बने, मंत्री बने? क्या ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है? यानी वो सब चलेगा आपको, लेकिन इंजीनियर रशीद आपको नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है, पत्थरबाज अगर ईवीएम दबा रहा है, अलगाववाद की सोच रखने वाला अगर कहीं कोई आदमी अगर वो भी ईवीएम दबा रहा है, तो ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है।
ये तो शुरुआत है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज करके इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो अलगाववाद का जो आपको नजर आ रहा है वो अलगाववाद भी आपको घाटी में नजर नहीं आएगा, मगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। आप नई दिल्ली को एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं कि जनाब वहां इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और फलाना और ढमकाना, वो जो आपकी थ्योरीज होती है वो सारी थ्योरियां आप गाना चाहते हैं। किसी तरीके से एक नया विलन तैयार करना चाहते हैं, एक नया कैरेक्टर तैयार करना चाहते हैं ताकि आपको लेख लिखने का मौका मिले, ताकि आपको घाटी जाकर फिर बताने का मौका मिले केंद्र सरकार को यूं यूं करिए, हम बताते हैं, ऐसे करिए वैसे करिए। जैसे पहले फार्मूले बांटा करते थे आप लोग कि जनाब आप इतना बड़ा पैकेज दे दीजिए तो जाकर जनाब घाटी में सब शांति आ जाएगी। अब अगर सब शांत है और इस शांत माहौल और शांत वातावरण के बीच में एक ऐसे आदमी ने जो इस समय जेल के अंदर है, उसने चुनाव जीता है, उमर अब्दुल्ला को हराया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला को भी इस बात को समझना होगा कि आप एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का लगभग 90 साल का इतिहास है और अब 100 साल 7 साल के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी के पूरे होने जा रहे हैं। आप उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। असेंबली के चुनाव में आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है, दिख रहा है, आंकड़े बता रहे हैं, सब कुछ बता रहा है। तो अगर जम्मू कश्मीर में विपक्ष का कोई नेता चुनाव जीतता है तो उसकी जीत को यह कहना कि ये पत्थरबाजों की जीत है और फिर ऐसे आर्टिकल्स को ट्वीट और रीट्वीट करना जिन आर्टिकल्स में जम्मू कश्मीर के खास तौर पर वादी कश्मीर के इलेक्टोरेट को सेपरेटिस्ट, इस्लामिस्ट और न जाने क्या क्या बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं अपने आप के साथ भी और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी। आपको उन राजनेताओं की ओर देखना चाहिए जिन राजनेताओं में टेंडेंसी एक्सेप्टेंस की कि ठीक है, हम अगर एक राजनीतिक दल हैं तो हमारे मुकाबले में भी राजनीतिक दल हो सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश की ही मिसाल ले लीजिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में असेंबली के चुनाव हारे, लेकिन हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और असेंबली का वहां समा बांधते थे यूपी में। और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपने देखा भी होगा कि उनका जो पूरा कार्यकाल यूपी असेंबली में रहा उसकी लोग अब मिसाल दे रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कमाल का परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद आप उनके ह्यूमिलिटी देखें, उनके बात करने का अंदाज देखें, उनके बोलने का अंदाज देखें, उसके बाद उसका कंपैरिजन ड्रॉ करें अपने साथ कि चुनाव हारने के फौरन बाद आपने कहना शुरू कर दिया कि जनाब मैं तो नहीं हारा, मैं इसलिए हारा क्योंकि पत्थरबाजों ने इंजीनियर रशीद को वोट दे दिया, मैं इसलिए हारा। आप कहेंगे कि मैंने नहीं कहा। जब आप किसी एक आर्टिकल को, प्रवीण स्वामी के लिखे हुए आर्टिकल को, बशारत मसूद के लिखे हुए आर्टिकल को ट्वीट या रीट्वीट कर रहे हैं तो आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके उस एजेंडे को, आप उनकी उस कहानी को, आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं देखिए मैं तो नहीं कह रहा, ये देखिए ये कह रहे हैं कि जनाब ये इंजीनियर रशीद जो जीते हैं स्टोन पेल्टर के वोट से जीते हैं। तो जब इस तरीके से आप करते हैं तो वो जो पूरा बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का नौजवान है, जिस नौजवान ने आकर वोट डाला है, ईवीएम का बटन दबाया है, आप उसे नाराज भी कर रहे हैं और आप उसे अब ईवीएम से दूर करने का काम कर रहे हैं। आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आप देखिए कि असेंबली के चुनाव में यही नौजवान आएगा और दोबारा ईवीएम का बटन दबाएगा और अपनी नई सरकार जम्मू कश्मीर में चुनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इन तमाम नौजवानों को जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा इस समय धकेलने की कोशिश कर रहे हैं वहां की तरफ जहां सारी सरकारों की कोशिश है कि ये नौजवान ना जाएं। जीत इंजीनियर रशीद की हो या मान लीजिए सज्जाद गनी लोन जीतते, वह आपको काबिल कबूल है। सज्जाद गनी लोन के पिता अब्दुल गनी लोन एक अलगाववादी नेता थे। सज्जाद गनी लोन अलगाववादी खेमे में रहे हुए हैं। उनका वोट स्टोन पेल्टर का वोट नहीं है, उनका वोट अलगाववाद का वोट नहीं है, लेकिन अलगाववाद का वोट जो है वो केवल और केवल इंजीनियर रशीद का है। और इंजीनियर रशीद को लेकर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, असेंबली में इंजीनियर रशीद का परफॉर्मेंस, असेंबली में इंजीनियर रशीद की तकरीरें, असेंबली में इंजीनियर रशीद की बातें। इंजीनियर रशीद ने तो असेंबली के अंदर कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, लेकिन आपकी पार्टी के मोहम्मद अकबर लोन ने तो लगाया। आपकी पार्टी के नेताओं ने तो बाज़ाब्ता तारीफें की अलग अलग समय पर। और आज भी आपके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुबह से लेकर शाम तक कहते रहते हैं पाकिस्तान से बातचीत कीजिए ताकि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कराए जा सके। तो क्या कहा जाए, यानी केंद्र सरकार की आज की पॉलिसी हमें पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करनी, ठीक है जी। तो क्या कहा जाए, क्या माना जाए, कौन अलगाववादी और कौन अलगाववादी नहीं। और उसके बाद ये भी बताइए, आप भी जेल में थे, वो भी जेल में थे,
आपने कहा जो आरोप हम पर लगाए गए वो सब बेबुनियाद थे, उन आरोपों में कोई दमखम नहीं था, हम बाहर आ गए। वहीदुर रहमान परा ने चुनाव लड़ा पुलवामा से, वही गंभीर आरोप उनके ऊपर जो इंजीनियर रशीद के ऊपर। लेकिन वहीदुर रहमान परा मेन स्ट्रीम का पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन इंजीनियर रशीद जो है वो सेपरेटिस्ट माइंडसेट का है। और इंजीनियर रशीद जिस पॉलिटिकल पार्टी में उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, वो मेन स्ट्रीम, उसको सज्जाद गनी लोन को वोट डालने वाले लोग सभी मेन स्ट्रीम, लेकिन इंजीनियर रशीद को डालने वाले सभी लोग, वोट डालने वाले सभी लोग सेपरेटिस्ट, क्योंकि इंजीनियर रशीद फिलहाल जेल में है। जहां आपने एक और बात कही, आपने कहा मैंने हजारों बच्चों की बात की जो लोग जेलों में हैं। मेहरबानी करके ये अपना फिगर ठीक करें, हजारों बच्चे जेलों में नहीं हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हजारों बच्चे छोड़ दीजिए, आप इंजीनियर रशीद के लिए कोशिश कीजिए ना, आपके कलीग हैं, आपके साथी हैं, असेंबली में आपके साथ रहे हैं। अगर उसके घर वालों के पास ताकत नहीं है, वो अगर बड़ा वकील नहीं कर सकते, तो आपके पास तो बड़े वकीलों की भरमार है। ये सोचकर कि ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासतौर पर बारामुल्ला लोकसभा के लोगों ने वोट डाला है इंजीनियर रशीद को, मेरा साथी है, मेरा कलीग रहा है असेंबली में, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसको बाहर ले आऊंगा ताकि वो अपने बारामुल्ला के लोगों की नुमाइंदगी कर सके। क्या कोशिशें की इसके लिए आपने? आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, क्या आपने इंडिया अलायंस में राहुल गांधी से और बाकी तमाम दलों से ये बात की कि इंजीनियर रशीद हमारे एक साथी हो सकते हैं, आइए उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि वो जेल से बाहर आए, एक बड़ा वकील करते हैं, अच्छा वकील करते हैं? क्या ये कोशिशें आपने की? ये इसमें से जब आप कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप धर्मात्मा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा नेता बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी हार भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप बारामुल्ला में के उस पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम नौजवानों को सेपरेटिस्ट और ये सब कुछ, जो मैंने आपको कहा कि आपने नहीं कहा, लेकिन उल्लेख जिस तरीके से जिन लेखों को आपने रीट्वीट और ट्वीट किया है, उनमें तो यही सारी बातें हैं। तो इसलिए बड़े नेता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट करते, इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद देते और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहते कि बारामुल्ला लोकसभा से मैं अगर हार गया हूं तो कोई बात नहीं, जो जीता है उसको, उसकी रिहाई के लिए हम पूरी कोशिश करें ताकि वो बाहर आए, और उसके बाद जो वादे उसने आप लोगों से किए हैं, हम चाहेंगे कि वो सारे वादे आप लोगों के पूरे करे। अगर आप ऐसा कहते तो आप एक मैग्नानिमस कैरेक्टर नजर आते, आप एक बड़ा नेता नजर आते, लगता कि वाकई आप जम्मू कश्मीर के लोगों की और बारामुल्ला के लोगों की नुमाइंदगी करने को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते और एक इंसान को उसके हाल पर छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है भाई, उसके घर वाले केस लड़ रहे हैं, जीतेंगे, जब बाहर आएंगे तब देखा जाएगा, और वैसे उस पर भी आपने एक अपनी जजमेंट दे दी, आपने कह दिया कि नहीं जी वो तो बाहर ही नहीं आएंगे, तो कौन करेगा नुमाइंदगी बारामुल्ला के लोगों की? तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि आप अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़े नेता के लिए अच्छी बात नहीं।